श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा मां शारदे की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम लिखते प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप नित्य प्रस्तुत किया करते हैं अलग से। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ नहीं बोलते। यहाँ जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है ताराबलम के अनुसार हो जाता है। यह ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं पूरे जीवन काल में, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत ग्रह के मन होते हैं, यानी ग्रह का मन नक्षत्र पर होता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल में जो भी ग्रह शुभ और अशुभ फल देंगे उनके बारे में दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न लोगों से हम जो जुड़ेंगे जीवन में उनसे कैसा संबंध होगा यदि हम इसे जान सकते। नवतारा चक्र पद्धति जो जिसके अनुसार तारा बलम के से देखते हैं तो सितारे के बारे में आप जानेंगे। इस प्रश्न में विशेष चर्चा कर सकते। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना, चंद्र बलम जिसे विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग चौदह, यहाँ मुहूर्त ज्योतिष से संबंधित किसी भी कार्य या शुभ अशुभ काल दर्शाता है और किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और जब भी शुभता की अपेक्षा कोई भी कार्य में करते हो तो उसके लिए चौदह काफी उपयोगी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेकर अंकों के सानिध्य में पढ़ते हैं और अंकों के सानिध्य में ही ज्ञापन करते। इसलिए और अंक हमारे लिए कुछ शुभ फल देते हैं, कुछ अशुभ फल देते हैं। इसलिए अंकों को जानना, पहचानना, उन्हें समझना और अंकों को याद रखना तथा उनके सही उपयोग कर उन्हें परख कर सही उपयोग करने से हमारे जीवन में सुखता बनी रहती। इस उद्देश्य से आइए अंकों को पहचाने, जाने, उन्हें समझें तथा सही रूप से परख कर उनका सही उपयोग करें। इस प्रस्तुति में शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत। साथ ही साथ अभी तक हमने देखा अंक कार्य करते हैं, अंक बोलते हैं। किसी भी माह के किसी भी तिथि को जन्मी जातक के आज के अंक क्या संकेत दे रहे हैं, शुभता अशुभता के बारे में क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार पांचों भाग हमारी इस प्रस्तुति का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत रोचक होने वाला है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस प्रस्तुति के साथ हमारे साथ बने रहें आदि से अंत तक। यह प्रस्तुति हम संजो करना है आपके लिए ज्ञानवर्धन के रूप में उपयोगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए यह प्रस्तुति आपके लिए रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाला है और अंत में हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे ला पाए। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग की तरफ चले, पंचांग की कोई चर्चा न हो तो पंचांग की चर्चा अधूरी रह सकती, इसलिए पंचांग पर थोड़ी सी चर्चा। पंचांग हमारे जीवन में शुभ और अशुभ मुहूर्त जरूर देता है, लेकिन उसकी भूमिका यह शुभ और अशुभ मुहूर्त बताता है, यह जानने का एक माध्यम है, किंतु
ये हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह हम सब की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करें और अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। तो चलिए श्री राम तथा श्री हनुमान का नमन करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग में और आगे बढ़ते। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 28 जनवरी 2026, माह शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलियुग का 5126 होगा। आज का सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त 5:30 पर, सनराइज एट 6:35 AM एंड सनसेट एट 5:30। आज का दिशा सब उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभ करें। पंचांग के पांचों अंक, वार बुधवार, तिथि अपराह्न 4:35 तक दशमी जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:26 तक कृतिका, तत्पश्चात रोहिणी। दिन का आरंभ कृतिका के चौथे पद से, जो कि प्रातः 9:26 पर है, तत्पश्चात रोहिणी का पद 2:59 तक, रोहिणी का पद 2 रात्रि के 8:30 तक, और रोहिणी का पद 3 देर रात्रि 2:01 तक, और चौथा पद कल सुबह में 7:31। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों के पद। योग देर रात्रि 11:54 तक ब्रह्म, तत्पश्चात इंद्र, और कर्ण अपराह्न 4:35 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात्रि 3:16 तक वनिज, और फिर वृष्टि भद्रा जो कि प्रातः 7:31 तक, कल 1:55 तक। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल प्रातः 7:13 से 8:42 प्रातः तक, और अमृतकाल का दूसरा भाग, अमृतकाल आज दो भागों में, पहला भाग प्रातः 7:13 से 8:42 तक, और दूसरा भाग प्रातः 4:35 से 6:03। कल भोर में 4:35 से 6:03 प्रातः तक। सर्वात से बीजो प्रातः 6:35 से कल के सूर्योदय तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और रवि जो प्रातः 6:35 से आज यानी सूर्योदय से कल के सूर्योदय के बाद प्रातः 7:31 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:52 से 2:34 तक, गोधूली विलय संध्या 5:28 से 5:54 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:28 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के तब 12:03 से 1:24 अपराह्न तक, होलिक काल दिन के 10:41 से 12:03 तक, और यमगंड प्रातः 7:57 से 9:19 प्रातः तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:10 से देर रात्रि के ही 1:38 तक, और कल भोर में भद्रा, कल भोर में 3:16 से 1:55 अपराह्न तक। ये रहे हमारे शुभ और अशुभ। भद्रा का वास आज स्वर्ग में है, जो कि शुभ। अब हम आपको
महत्वपूर्ण मुहूर्त में हमें जाना चाहिए था, भोलेनाथ को नमन करके भोलेनाथ को देखना चाहिए था कि भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ, क्षमा करते हैं भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, जब तक शिव का 10वीं तिथि है, भोलेनाथ का वास सभा स्थल पर है, तत्पश्चात वे क्रीड़ा स्थल पर जाते हैं, दोनों उससे मिलते हैं। जय भोलेनाथ, क्षमा करेंगे, आपको देर से आप पर चर्चा करेंगे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ग्रहों के ओम आकाश की नमः स्थिति को शिवाय। देखें तो सभी ग्रह मजबूत अवस्था में है, केवल शनिदेव को छोड़कर अंश के। वहीं चंद्रदेव अपने उच्च राशि में आ चुके हैं। मंगल देव, बुध देव और शुक्र देव अस्त अवस्था। वृषभ राशि में चंद्रमा। राशि के अनुसार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह और अपने राशि में कोई ग्रह। इस प्रकार शनि की राशि में 5 ग्रह, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह। यहाँ ये हैं बृहस्पति देव, शनि देव और राहु। नक्षत्र के अनुसार यदि कहा जाए तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। इस तरह से कहें कि चंद्र देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु मंगल और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। इस प्रकार हमारी पहले भाग की प्रस्तुति समाप्त होती है। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हम तब दूसरे भाग में ले चलते हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ। चलिए दूसरे भाग में चलते हैं। इसे ताराबलम कहते हैं और आपके समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है, ताराबलम के सामने जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा की गोचर से संबंध रखता है या चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर है। जी हाँ, और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठे हैं, यानी हमारा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ होता है वह दर्शाता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं आज और जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में बैठे हैं, दोनों को मिलाकर जहां पर वर्टिकल मिलता है उसे वही हमारा राशिफल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम हो सकते हैं और आज चंद्रमा चूंकि कृतिका नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे तो इसलिए दो इस तरह के परिणाम हो सकते हैं कि आपका तारा आज का जन्म, संपत्ति पर क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधनी या मित्र या अति मित्र। जब भी आपका तारा यह संकेत दे कि आपका तारा संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में है तो यह शुभता के तरफ से करता है। वहीं जब आपका जन्म, संपत्ति, जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधनी में आपका तारा बताता है तो यह थोड़ा सा अशुभता के तरफ इंगित करता है। शुभता की स्थिति में हम दैनिक कार्यों का निष्पादन आप उत्साह से कर सकते हैं, साथ ही साथ नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। और जहां अशुभता की तरफ तारे आज बोल रहे हैं तो फिर तारे झूठ नहीं बोलते। तो वैसी स्थिति में हमारा आपका दायित्व बनता है कि सावधानी बरतें दैनिक कार्यों में और कोई भी नया कार्य आरंभ करें, क्योंकि तारे यही चाह और वो अति उत्साहित होकर हम इसका शुभ या अतिरिक्त अशुभ तारों को शुभ तारों में परिवर्तन करने का कोई जोखिम नहीं। किताबों में जो लिखा है उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन यह केवल किताबों में है क्योंकि ये पुष्ट नहीं, कंफर्म नहीं है, इसका उपाय सही है और हमने भी उपयोग नहीं किया, इसलिए आपसे भी आग्रह करते हैं कि जोखिम नहीं दें
हर व्यक्ति जो कार्य करता है सुनना चाहिए, नए कार्य आरंभ न करें और दैनिक कार्य के साथ पूरा संयम रखें, अशुद्धता रखें। ये ताराबलम मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों की मन नक्षत्र, और इससे हम दशा महादशा का फल, जन्म को लिए बैठे ग्रह के फल और विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ते हैं, उनसे फल प्राप्त करते हैं। प्रश्न उठता है, जब ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, तब तक तो 27 नक्षत्र हैं और 9 ही ग्रह। कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को उनके क्रमानुसार दोनों नक्षत्रों का समूह बनाकर जन्म को लेकर दोनों नक्षत्रों बनाकर 3 श्रेणियों में रखा, जो इस प्रकार आपके समझ। और इन 3 श्रेणियों में रखने के बाद ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला नक्षत्र, पहला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला 10वां 20वां, उनके स्वामी केतुदेव बने। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव, तीसरा 12वां 21वां के सूर्यदेव, चौथा 13वां 22वां के चंद्रदेव, और इस प्रकार बुधदेव 9, 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामी बने। और यह सारणी इस प्रकार हुई जो आपके समझ। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनें। जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है, उस नक्षत्र को हम चिन्हित करते हैं और चिन्हित करके संबंधित ग्रह को पहचानते हैं। जो ग्रह पहचान में आई, यानी जो नक्षत्र स्वामी बने, जो ग्रह, वहीं से हमारी जीवन यात्रा आरंभ होती है। जीवन जो मेरा जन्म ग्रह होता है वही होता है, तो हमारा दशा महादशा, वही सी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। जी हाँ, पिछले जन्म में मृत्यु भी उसी दशा महादशा हुआ करती है। इसलिए जन्म कुंडली जब हम देखते हैं, तो जब दशा महादशा को देखते हैं, तो हमेशा आरंभ में यह लिखा रहता है कि पिछले भूगांश, भूगांश, देशांश, रेसिडुअल, रिमेनिंग बैलेंस, इस तरह से हर सॉफ्टवेयर अपनी तरह से लिखते हैं। किंतु यह होता है कि इसका तात्पर्य है कि पिछले जन्म में हम उतना भोग चुके हैं और बाकी जो बचा है इस जन्म। तो हमारा जन्म किस दशा महादशा में हुआ, यह हम जान सकते हैं। और वहां से, क्योंकि यह पिछले जन्म से संबंध रखता है, इसके पीड़ा की श्रेणी में स्पर्श हो जाता है। जी हाँ, माँ के गर्भ में हम बहुत ही सुखी पूर्वक रह सकते हैं, रहते हैं, और जब बाहर में धरती पर आते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें अब चुनौती का सामना करना पड़ता है आने वाले दिन। इसलिए यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है, शुरू होती है। इसके पीड़ा का, जो पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है पहले ग्रह, वहां से घड़ी की सुई की दिशा में बुध तक जाते हैं और फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं। तो घड़ी की सुई दिशा में जब जाएंगे, तो वहां से पहला जो ग्रह हुआ, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, यह शुभकारी होते हैं, और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां, ये शुभकारी होते हैं। और इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। और वैसी स्थिति में हम दशा महादशा का फल जान गए कि कौन से दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का फल कैसा होगा, यह सभी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। जब अग्रिम रूप से हम दशा महादशा का फल जान गए, तो शुभ दशा महादशा के फल में हम योजनाबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, और हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों को, जो शुभ दशा महादशा का फल होगा, वह भी हम पहले से जानकर अपने आप को मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे हम करते हैं। और अंततोगत्वा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस प्रकार हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल जान सकते हैं कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, शुभ ग्रह कहाँ बैठे हैं और किस तारा। उसी तरह से जन्म हम जीवन काल में विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ते हैं, उनके जन्म नक्षत्र कौन से, वह हमारे लिए पीड़ादायक है या शुभकारी है, यह हम जानते हैं।
और वैसे बिजनेस पार्टनरशिप या वैसे लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं जिससे संपर्ककारी जो ग्रह है उसके नक्षत्र जो होंगे, दूसरा ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं, उनसे यदि बिजनेस पार्टनरशिप किया जाए तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वहीं 8वां 9वां नक्षत्र जो होता है, उससे संबंध व्यक्ति से वैवाहिक जीवन यदि जुड़ता है तो काफी लाभदायक। तो ये सारी बातें हम जान सकते हैं और इससे हमारे जीवन में सुखता बनी है। जी हाँ, ये इसलिए नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है और काफी उपयोगी पद्धति है। इसी के मद्देनजर हमने YouTube पर इसका वीडियो पोस्ट करके रखा है। इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी पूरी की चर्चा की। तो चलिए उसे देखें, उसे ज्ञान और अर्जन करें और लाभ उठाएं। अब हम आपको ले चलते हैं वापस तारा पर। जी हाँ, सितारे छू बोलते हैं। आज का सितारा जो चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वह कृतिका नक्षत्र में है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाए। यदि हमारा किसी का जन्म भरने को उदाहरण स्वरूप हम अपने, जैसे आरंभ में कहा था, तारों को इंगित करके, सितारों को हमारा जो नक्षत्र है उसे इंगित करके अब हम वर्टिकल देखते हैं हमारा फल क्या है। उदाहरण स्वरूप यदि भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग संपर्क है, दूसरा भाग विपर्क। वहीं यदि हमारा पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पहला भाग साधक का है, दूसरा भाग अति पीड़ादायक है, निर्धन। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों से हम जान सकते हैं हमारा दिन आज का कैसा। आज आद्रा स्वाति सदविषय नक्षत्र में जन्मे जातक का पहला भाग तो ज्यादा पीड़ादायक है, वही पुनर्वसु विशाखा है पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग पीड़ादायक। तो ये रहे हमारे नक्षत्रों की स्थिति। और जी हाँ, नक्षत्र झूठ नहीं बोलते। जैसा आरंभ में हमने कहा था कि उपाय अति उत्साहित होकर नक्षत्र की असुरता को सुरता में परिवर्तन करने का जोखिम न लें और धैर्य। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं आज के उपाय पर। उपाय अपने हम कहा जो किताबों में लिखा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना है, केवल ज्ञानवर्धन के लिए आपको दिया। जो किताबों में लिखा हुआ कहता है कि यदि आपका ताज का तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, दीपक में है तो गुड़ का दान, प्रत्यय है तो नमक का दान, और नैधन्य है तो बहुत त्याग जरूरी है, जन्म और मजबूरी हुई तो तिल से ही सकता है। ये किताबों की बातें हैं, वास्तविक में हम आपसे आग्रह करते हैं जोखिम नहीं। इसके साथ ही हम आपको तीसरे भाग में लेकर आए हैं आज का राशि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के, और वृषभ राशि में जाने के बाद जो शुभता जो इशारा कर रहे हैं वह ये है। चंद्र बलम इसे कहते हैं। यदि आज का चंद्रमा यदि आपका जन्म राशि वृषभ है, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन है तो आपके लिए आज के शुभता के संकेत है। शेष राशि वाले जातक के लिए सावधान रहने के संकेत। राशि चंद्र बदल यही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग में आपको ले चलते हैं। चौथा भाग चौघड़िया। यहाँ एक प्रकार का ज्योतिष बोर्ड ज्योतिष, और इसकी काफी उपयोगिता है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है। चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। यह किसी भी कार्य को करने के लिए उसका उपयोग होता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंध हो, पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, और दैनिक कार्य या ग्रहों से संबंधित कार्य हो, इस सभी के लिए उपयोगी। और इसीलिए चौघड़िया की उपयोगिता काफी। संक्षेप में आप हमारी प्रस्तुति को देख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर उसका सही उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हम इस संक्षिप्त में चर्चा करते हैं कि चौघड़िया कुल 8 होते हैं, दिन के और 8 रात के, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं। इसलिए 7 दिनों से चौघड़िया को जोड़ने के उद्देश्य से 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ, और जो दिन और रात का आरंभ में जो चौघड़िया हुआ करता है वही अंत में चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से
और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, ये हम जानते हैं। और ये ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोगी होता है। इसलिए चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उनके शासक ग्रहों से और उन ग्रहों से संबंधित कार्यों से। जब भी हम चौघड़िया को देखते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि दिन का चौघड़िया या रात का चौघड़िया कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। जिस चौघड़िया का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस चौघड़िया का हम उपयोग करने जा रहे हैं, वह कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन का चौघड़िया राहु काल और काल वेला और वार वेला से प्रसिद्ध रहता है, रह सकता है कोई, और रात्रि का काल रात्रि। इस प्रकार चौघड़िया अशुभता से व्याप्त हो सकता है, और जब भी अशुभता से जो चौघड़िया व्याप्त हो, उसे हमको त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो उद्देश्य है हमारा, कार्यों में शुभता, उसकी थोड़ी सी संभावना कम होती है, उसमें संदेह होता है। अनुभव के आधार पर हमने देखा है कि दिन जो होता है उसमें सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है, और सूर्य देव से उनके पुत्र शनि की कथिता बनी रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से प्रसिद्ध होता है। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, बुद्ध देव उनके पुत्र नाराज, इसलिए बुद्ध का चौघड़िया लाभ चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जो चौघड़िया परमानेंट स्थायी रूप से प्रसिद्ध रहते हैं, उनका नाम हमने आपके समक्ष रखा अनुभव के आधार पर। किंतु शनि का चौघड़िया जरूर काल बेला से प्रसिद्ध होता है, लेकिन धनार्जन आदि के लिए, दैनिक कार्यों में धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। सभी ग्रहों से चौघड़िया किस विशेष कार्यों से के लिए लाभदायी है, उसकी सूची भी आपके समझ में। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या क्या। आज दिन बुधवार का लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त। वहीं दिन में प्रातः 9:19 से दिन के 10:41 तक काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, और दोपहर 12:03 से अपराह्न 1:24 तक रोग चौघड़िया वार वेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। वहीं रात्रि का चौघड़िया भोर में 3:18 से 4:56 तक लाभ चौघड़िया है, जो कि काल रात्रि। तो इन चौघड़िया का उपयोग छोड़कर शेष चौघड़िया का उपयोग करना चाहिए। शनि का चौघड़िया धनोपार्जन जैसा आपने कहा, उसके लिए कर सकते हैं, ये अधिव्याप्त की स्थिति के बावजूद। इस तरह से हम चौथे भाग की प्रस्तुति के समाप्ति के बाद पांचवें भाग में हम आ गए। पांचवा भाग में आपका स्वागत है। पांचवा भाग कहता है अंक हमारे लिए कार्य करते। जी हाँ, अंक कार्य करते, शुभ अशुभ फल दोनों। इसलिए अंकों को पहचानने, जानने, उन्हें समझने के लिए यह विशेष अंक अंक ज्योतिष में कहा जाता है एकल अंक में ही प्रयोग होते हैं। 1 से 9 तक के अंक होते हैं, इसलिए इनको जानना, समझना, परखना और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान। 1 से 9 तक अंक 10वां अंक नहीं, शून्य अंक को गणना में नहीं लेते, और जब भी 2 अंक या 2 से ज्यादा अंक हमारे पास आते हैं तो उनमें प्रयुक्त अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार एक अंक में जोड़कर उन्हें परिवर्तित करके हम उसका उपयोग करते हैं। 1 से 9 तक अंक को देखें तो 5वां अंक ऐसा होता है जो 1 से 9 के मध्य में आता है। यह तुलन का कार्य करता है, संतुलित रखने का कार्य करता है, अपने से पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले। इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के। और इन अलग अलग ग्रहों के अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जा होती है। इसलिए जो अंक हमारे पास उपलब्ध है उस ग्रहों से संबंधित जो तत्व है, गुण है, और हमारे जो ऊर्जा है रहती है। कुछ ऐसे भी अंक होते हैं
जो हमारे जन्म तिथि में नहीं होते। तो वैसी स्थिति में उन अंक से संबंधित जो तत्व है, ग्रहों के गुण है और ग्रहों की ऊर्जा है, वह हमें नहीं पाई जाती, इसकी कमी हो, और हो सकता है वह हमारे लिए कई कारण व्याधियों का कारण भी बन जाए। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसा अंक हो सकता है जो 2 बार से ज्यादा है, उसका रिपीटेशन हुआ होगा, उसकी पुनरावृत्ति हुई होगी। वैसी स्थिति में उस ग्रह संबंधित ग्रह से जो अंक हमारे पास ज्यादा है, उस अंक से संबंधित जो ग्रह हैं, उनके तत्व, उनके गुण और उनकी ऊर्जा हमें अधिक पाई जाती है, जिसका कुप्रभाव पड़ता है हमारे जीवन का। जी हाँ, ऐसे में अंक को पहचानना नितांत आवश्यक। कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी, कौन से अंक हमारे पास दूषित हैं, इन सभी को हमको जानना इसी विधि से। और अंकों के नाम से, जो अंकों के शासक ग्रह हैं, उनके गुण, तत्व और उनके ऊर्जा से हम अंकों की दुनिया में एक विशेष नामों से जानते हैं। एक को राजा से, सरकार से या नौकरी पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से। 2 को चंद्र रानी से या पार्टनर से। 3 को गुरु से, सलाहकार से। 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से। 5 राजकुमार से। 6 मंत्री से, हमें सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, क्योंकि सुख से संबंध रखता है। 7 धर्मगुरु से, ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। और 9 8 अधीनस्थ से, नीचे तबके के लोगों से, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोगों से, नौकर चाकर से और न्यायाधीश से। 9 सेनापति से, डॉक्टर से, मिलिट्री से, पुलिस। तो ये रहा हमारा अंकों को जानने के अलग से नाम, विशेष नाम। और इन नामों को देखकर हम आकलन कर सकते हैं आपस में संबंध। इसकी चर्चा हम करेंगे शत्रु अंक के बारे में जाने। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ उपहार के रूप में, यहाँ ये जन्म तिथि के रूप में आता है। और जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्षों पर हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, वही वर्ष 4 अंक। और तिथि हमारा मूलांक होता है। तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, और इसके मूलांक कहते हैं। बोलचाल की भाषा इसे ड्राइवर कहते हैं। और तिथि, माह और जो वर्ष होता है, इन सभी को जोड़कर एक अलग में जब परिवर्तित करते हैं तो हमारा भाव ज्ञान कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में कंडक्ट कहते हैं। यहाँ ड्राइवर और कंडक्टर, ये 2 अंक होते हैं, जो कि पूरे जीवन काल में ये अंक ज्योतिष की हुई है, उस अंक ज्योतिष पूरा एक इसी पर। और यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में जो अंक है वो शत्रु अंक निकल गए, तो फिर हमारे जीवन में स्ट्रगल आराम से होता है। जैसे बस में यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, तो दोनों में वैमनस्य रहता है, कटुता रहती है। वैसे स्थिति में बस का चलना मुश्किल। ठीक उसके विपरीत हम तिथि और माह में ये जो वो ड्राइवर और कंडक्टर का जो होता है, यदि मित्र भी है, लेकिन हम जीवन के तो यात्रा के दौरान कुछ अंक ऐसे ले आते हैं, जाने अनजाने, जो कि शत्रु अंक होते हैं, इस ड्राइवर और कंडक्टर। तो वैसी स्थिति में हमारे जीवन चलना, जीवन में वहां से बाधा होती है। जैसे बस में भी यदि ड्राइवर और कंडक्टर को काफी अच्छे मित्र हैं, लेकिन दोनों में से किसी के शत्रु है, सवार हुए पैसेंजर, तो वहां से जहां से इस पड़ाव से चल रहे हैं, उसके पश्चात ही बाधा से जीवन काल में भी नहीं पाता। तो जीवन काल के लिए भी यही बात है। और हम इसके बाद यह देखते हैं कि कौन से अंक हमारे लिए, पहले
हमको व्यवस्था करनी है। यदि शत्रु अंक ड्राइवर और कंडक्टर है तो मित्र ऐसे मित्र अंक को लाते हैं जो दोनों के मित्र। और कौन से अंक ज्यादा है, कौन से अंक कम है, इन्हीं अंकों को ला सकते हैं। इसलिए उन अंकों को जानना और पहचानना जरूरी है। इसलिए इसका हम लोस ऑफ ग्रिड का सहारा लेते हैं। लोस ऑफ ग्रिड आपके समक्ष है, जिसमें अंकों को पूरे बॉक्स में भरे हुए 9 बॉक्सों में, और 4 3 8 जो प्लेन होता है, हर प्लेन है, और प्लेन होता है सोचने की शक्ति को दर्शाता है। विल पावर प्लेन 9 5 1 बनाता है। एक्शन प्लेन 2 7 6 बनाता है। वही इंटेलिजेंट प्लेन 4 9 2 बताता है। इमोशनल प्लेन 3 5 7 बताता है। प्रैक्टिकल प्लेन 8 1 6 बताता है। और जब भी ये अगर बॉक्स खाली है तो जितना खाली है उसको प्रतिशत उसमें निकाला जाता है कि उस ये से संबंधित कितना प्रतिशत क्या तक है, ये तत्व है, गुण है, ऊर्जा है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि 4 9 2 में एक अंक मिसिंग है, 66% हुआ, केवल 2 अंक मिसिंग है तो 33% या तक इंटेलिजेंट लेवल का। तो इस प्रकार हम अंकों को पहचान कर, और वो कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक 2 बार से ज्यादा आ रहे हैं, उनको पहचानते हैं, ताकि जो 2 बार से ज्यादा अंक आ रहे हैं उन अंकों को हम अपने जीवन काल में अर्जित नहीं करें। हमने एक जनतिथि ली है, गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य किसी प्रख्यात व्यक्ति का, जो व्यक्ति चर्चा में होते हैं या कहीं भी आपस में चर्चा। तो इनका यदि देखा जाए तो ड्राइवर का अंक 1 बनता है, जो मूलांक है, या 1 बनता है, भाग्यांक 9 बनता है। साथ ही साथ हमने कहा था कि मूलांक हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, एंड एटीट्यूड नंबर, एंजल नंबर हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जो तिथि और माह के अंकों को जोड़कर, तो तिथि माह और वर्ष तीनों को जोड़कर हमारा भाग्यांक बनता है। वहीं वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए 11 से उसको घटाते हैं, महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं, और फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तो जातक चूंकि पुरुष है, इसलिए इनका जो एंजल नंबर जिसे कहा जाता है 4। इस जातक को जो बॉक्स में रखने के बाद आप देखिए 3 5 7 इनके देश उपलब्ध है। इनकी ऊर्जा जातक को नहीं मिल रही है, इनके गुण से जातक वंचित, के तत्व से वंचित, जिसके चलते इनके जीवन में जो स्थायित्व है वह थोड़ी कम हो सकती है, राजयोग नहीं बन सकता। क्योंकि पहला तो है कि वर्टिकल प्लेन को देखिए, उसका डायगोनल प्लेन यदि 4 5 6 है तो गोल्डन राजयोग बनाता है, 8 5 2 है तो सिल्वर राजयोग। जहां तक आप देखें, इनका इंटेलिजेंट लेवल 7%, प्रैक्टिकल प्लेन 7%, वहीं थॉट प्लेन 66%, विल पावर प्लेन 66%, और एक्शन प्लेन 66%, और 3 5 7 अब हम आपको, इससे हम जान गए कि कौन से अंक हमको व्यवस्था करनी है, यानी 3 5 7 व्यवस्था करनी है, बशर्ते कि यह ड्राइवर और कंडक्टर का अंक न हो। साथ ही साथ 2 6 8 एक बार आए हैं, उन्हें एक बार और उपयोग कर सकते। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अंक लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे, यहाँ उसका स्रोत कौन सा होगा। क्योंकि ऐसा अंक होना चाहिए कि ड्राइवर और कंडक्टर पूरे जीवन काल के लिए होते हैं, और जीवन काल के लिए वैसे दिखता है, ताकि वो पूरे जीवन काल के लिए उपयोग कर सके। वैसा जीवन काल के लिए वैसा जो अंक होता है, कोई भी जातक का हमारे जन्म के बाद जो अंक आता है वह, और मृत्यु तक के पश्चात जो रहता हो, वैसे अंक को ढूंढना है, वह होता है नामांक। जी हाँ, धरती पर आने के बाद धरती के ईश्वर माता पिता हमें देते हैं, उन्हें नमन करते हुए हम माता पिता को यह बताते चलते हैं कि ये अंक जो है काफी उपयोगी होगा। नामांक, आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहाँ से आया, तो हर अक्षर के अंक ये मूल्य हुआ करते हैं। इसलिए उन पे प्रयुक्त नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके उनको जोड़कर और फिर एक अलग में परिवर्तित करके नामांक निकालते हैं। नाम में जो पहला अक्षर होता है वो काफी ऊर्जा देता है, क्योंकि नाम जब भी पुकारा जाता है, हम कई बार अक्सर ऐसा होता है
पूरे नाम पुकारने के पूर्ण हम रिस्पॉन्स करते हैं। पहला अक्षर जो होता है वो ज्यादा चेतना देता है, ज्यादा ऊर्जा देता है, और इसलिए नाम का पहला अक्षर भी पूर्णांक और भाग्यांक का सदरूप नहीं। अब हम आते हैं इस जातक के बारे में। जिस जातक का नाम है निशिकांत दुबे, और इनके 4 अंक नाम पे आज जरूर आ रहे हैं, लेकिन इनका नाम जो है 9 पे जाता है, क्योंकि एन का वैल्यू 5 होता है, यहाँ पे गलती से। तो नाम का वैल्यू 9 होता है, इसलिए यदि कहें, यदि 4 एक बार आया हुआ है जातक का, तो 4 भी निश्चित। तो निशिकांत दुबे ये एमपी है, झारखंड से, और ये बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता है, इसलिए इनका आज जन्मतिथि है, इन्हें हम हार्दिक बधाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जन्मतिथि होता है एन 5 दे रहा है, यानी यह कैसा अंक है। अगर हम 4 भी मान के चलते हैं तो वह इनके लिए क्या है। वैसे इनका नाम अंक 9 पर जाता है, यहाँ पर एन पर जो है हमने अंक नहीं बिठाया, गलती से छूट गई, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थना। अब हम देखते हैं कि अंक हमारे लिए दुश्मन अंक कौन कौन। तो 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8, यानी एक के केवल 8 शत्रु, लेकिन एक 9 के जो शत्रु है 6 4 2 8 9, इसलिए 4 अंक यदि है नामांक तो वह ठीक नहीं है। वही 5 अंक यदि नामांक हो जाता है तो ठीक है, फिर तो 9 भी इनके लिए शत्रु है, क्योंकि ये अंक जो होते हैं, आप देखें कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु। 4 4 का शत्रु है, 7 7 का शत्रु, 8 8 का शत्रु है, 9 9 का शत्रु, इसलिए 9 अंक का ज्यादा अधिकता होना अच्छा नहीं। चाहे वो मोबाइल में हो, कहीं भी हम कहता है कि 4 अंक जहां ज्यादा होंगे, 2 अंक ज्यादा, 7 अंक ज्यादा होंगे, 8 अंक ज्यादा होंगे, 9 अंक ज्यादा होंगे, उसमें नहीं। इसी तरह से हम अंकों को पहचान लें। नाम का पहला अक्षर का एन 5 दे रहा है, जो कि एक कर सकते हैं, क्योंकि राजा किसी का शत्रु नहीं होते, केवल इनसे वैचारिक मतभेद 8 अंक वालों से होता है, इसलिए 8 एक के लिए 8 का अंक व्यवस्था नहीं करनी है। इनका 8 जो है उपलब्ध है, इनको जो व्यवस्था करनी है 4 3 5 7 कर। और 5 महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 से राजयोग बनाएगा, सिर्फ राजयोग बनाएगा, इसलिए 5 अंक इनके लिए महत्वपूर्ण। यदि नाम इनका 5 पर जाता तो बहुत ही अच्छा। खैर, तो ये इस तरह से हम नाम को ठीक करके, हर अंक जो कि यही करता है, जब भी कोई अंक असंतुलित होते हैं तो नाम अंक का ही सहारा है। और दूसरा, अब आपके पास अक्षरों का भी समूह, दुश्मन अक्षर भी आपके समझ रखा है, जो हमने इन अंकों से ही लिया है। ये आपके लिए यह उपयोगी है, चाहे नाम नवजात शिशु का, दुकान का, ऑफिस का आदि का नाम रखने के उद्देश्य से कौन सा नाम आपके लिए उपयोगी हो सकता है, शत्रु हम कैसे नहीं घोषणा करें, छोड़ के चले, इसके लिए काफी उपयोगी। इस प्रकार यह काफी उपयोगी। अब हम नाम में वॉवेल और कॉन्सोनेंट, यह भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वॉवेल यदि ज्यादा है, कॉन्सोनेंट कम है, तो ये बहुत अच्छा है। इसलिए नाम जब भी हम ये करें, सुनिश्चित करें कि वॉवेल से ज्यादा हो, कॉन्सोनेंट। अब हम आपको अंतिम में यह वर्ष कैसा बीतेगा यह जानने का प्रयास करते हैं, यह आपको बताने का प्रयास करते हैं यह कैसे था। तो जन्म तिथि में जो वर्ष है, यानी जन्म तिथि में तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं, उस वर्ष को निकाल कर हम वर्तमान वर्ष को रखते हैं, और फिर अंकों को जोड़ करके देखते हैं कि अंक क्या दे रहा है। तो ये अंक दे रहे हैं 3, और जातक का रनिंग एज भी है 3, और ये 3 अंक जातक के मूलांक एज से
के भी शत्रु नहीं है। वही इनका भाग्यांक 9 है, इनके भी शत्रु नहीं, इसलिए यह वर्ष इनके लिए बल्ले बल्ले 100% सही है। कहीं भी आपस में कोई ये नहीं है। रनिंग एज भी आपस में अगर कहें और आज पर्सनल ईयर स्पर्श करते हैं, वह भी 3 बनता है, दोनों आपस में मित्र। 4-4 होता है यदि स्वतंत्रता हो सकती थी, इसलिए एक कुछ अंक ऐसे हैं जो कि अपने के हिस्से और इसलिए इन्हें पहचान कर हम इनका उपयोग कर सकते। तो 57 जो इनका रनिंग एज है 57 है, जो कि 3 दे रहा है, और कंडक्टर इनका 3 है, जो इस वर्ष का, ये काफी उपयोग। इसके साथ ही हमारे आज का जो अंकों को के कर्मों को जानने का तो जो ये था, ये जानने पहचानने और तो सही उपयोग करने का वह भाग आज समाप्त होता है। अब हम आपको ले आए हैं अंक बोलते। जी हाँ, अंक बोलते। और अंक आज का अंक 3 होता है। 3 अंक हर जातक के लिए बृहस्पति का अंक है। गुरु बृहस्पति किसी से नाराज नहीं होते। नाराज होते हैं तो शुक्र देव से नाराज होते हैं, क्योंकि दोनों विद्या के ये हैं, दोनों विजडम के हैं, और ये एक देवता ग्रुप के हैं, एक राक्षस दानव ग्रुप, इसलिए उनसे कटुता रहे। 4 अंक के साथ ये तटस्थ रहते हैं। तो 6, 15, 24 तारीख को जन्मी जातक के लिए, किसी भगवान के लिए, उनके लिए दिन अच्छे नहीं हो सकते, थोड़ी परेशानी हो सकती है, चुनौती हो सकती है, इसलिए सावधान। शेष अंक वाले जातक के लिए दिन आज उत्तम है, और यह उनके लिए अच्छी बात। इन्हीं के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त हो। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना तक पहुंच सके, आप उसे लाभान्वित कर सकें। और अंत में, यदि इस प्रस्तुति को आप देखने के क्रम में कोई आप सुझाव देना चाहते हैं जिससे इस प्रस्तुति को बेहतर बना सके, और आपका सुझाव सराहनीय होगा। सुझाव जरूर दें, ताकि हम इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें। हम इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने का में रत हैं, प्रयासरत है, और आपका सुझाव जो मिला है उसके अनुसार हमने काफी सुधार है, और आगे भी इस प्रक्रिया को जारी रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब यहाँ विराम लेते हैं। और आज बुध देव का दिन है, श्री गणेश का दिन है, मां शारदे का दिन है। बुध देव श्री गणेश तथा मां शारदे से कामना करते हैं कि आपका दिन आज का शुभ हो, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आप साझा जरूर करें, आज बुध का दिन है, ज्ञान प्रकाश में फैलाने का दिन है। साझा जरूर करें अपने मित्रों पर, शुभेच्छों के साथ इस विद्या को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब के साथ हम विदा देते हैं। जय बुद्धदेव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।